मैं अपने सभी व्यूअर्स का अपने ई क्लासरूम में वेलकम करता हूं। आज इस वीडियो में हम मनी एंड बैंकिंग चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्लास 12 मैक्रोइकॉनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। ये इस सीरीज में 8 पार्ट है। अगर जो मेरे नए व्यूअर्स हैं मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि इस टॉपिक की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इससे पहले के 7 पार्ट्स को जरूर रिव्यू करें, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं इसमें। जैसे कि आप जानते हैं ऑलरेडी मैं 7 पार्ट्स बना चुका हूं, तो 8 पार्ट में हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे सेंट्रल बैंक एज क्रेडिट कंट्रोलर, यानी कि सेंट्रल बैंक कैसे क्रेडिट कंट्रोल करता है। इससे पहले वाले में हमने सेंट्रल बैंक के फंक्शंस और बाकी टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि सेंट्रल बैंक कैसे क्रेडिट कंट्रोल करता है इकोनॉमी के अंदर, और वो कौन कौन से टूल्स का यूज करता है। उसमें है बैंक रेट, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट्स, रिवर्स रेपो रेट्स, मॉरल सुएशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, और इन सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। पर फिलहाल क्योंकि ये बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक्स को डिटेल में भी पढ़ना है, तो इसके लिए मैंने हर एक टॉपिक के ऊपर एक डिफरेंट सेगमेंट वीडियो जो है वो फॉर्म की है, जो आपको इसी वीडियो के लिंक में आपको उसके लिंक भी मिल जाएंगे। तो अभी हम सिर्फ इस वीडियो में हम समझेंगे कि सेंट्रल बैंक कैसे क्रेडिट कंट्रोल करता है, जिसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? तो जानते हैं कि सेंट्रल बैंक कैसे क्रेडिट कंट्रोल करता है। सेंट्रल बैंक क्रेडिट कंट्रोल करता है मनी सप्लाई कंट्रोल करके। तो इसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? इट इज अ पॉलिसी टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ क्रेडिट और मनी इन द इकोनॉमी। इट एम्स टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन डिफ्लेशनरी सिचुएशंस इन द इकोनॉमी। कि इकोनॉमी के अंदर हम सेंट्रल बैंक क्या करता है, मनी की सर्कुलेशन को, कितना मनी सर्कुलेट हो रहा है उसको अगर कंट्रोल करे, और उसके थ्रू अगर वो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करे, तो उस तरह की पॉलिसीज को हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। अब सेंट्रल बैंक ऐसा क्यों कर सकता है? क्योंकि आप जानते हैं कि सेंट्रल बैंक जो है, अगर हमने फंक्शंस पढ़ा है, इज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। कैसे कंट्रोल करता है? मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई है कॉइन्स, नोट्स जो सर्कुलेट हो रहे हैं, डिमांड डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक क्रिएट कर रहा है, और इन सभी चीज़ों को सेंट्रल बैंक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकता है। जैसे कितने नोट्स और कॉइन्स और नोट्स छपेंगे, उसको सेंट्रल बैंक जो है डायरेक्टली इंटरफेयर करके उसको मॉडिफाई कर सकता है, ज़्यादा या कम कर सकता है उनकी क्वांटिटीज़ को। और कमर्शियल बैंक कितना क्रेडिट क्रिएट करेंगे, इसका निर्णय भी सेंट्रल बैंक के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। वो कुछ रेट्स में चेंज कर कितने डिमांड डिपॉजिट क्रिएट होंगे उनके बारे में जो है एक रिव्यू रखता है। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है इकोनॉमी के अंदर, और इसी का प्रभाव इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पे पड़ता है। अब हालांकि ये टॉपिक इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो है, ये टॉपिक जो है आपका केन्जियन थ्योरी का टॉपिक है, जो हम पढ़ेंगे आगे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाले टॉपिक के अंदर। बट अभी हम समझते हैं कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल करता है, इसका बेसिक हम पढ़ेंगे, इसका बेसिक हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर ही। कि देखिए, हमें थोड़ा बेसिक माइक्रोइकोनॉमिक थ्योरी समझना पड़ेगा। हमने लास्ट ईयर जैसे पढ़ा है कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस जो है वो प्राइस मैकेनिज्म प्रोसेस डिसाइड करता है, करेक्ट? तो प्राइस मैकेनिज्म प्रोसेस जब डिसाइड करता है, तो प्राइस मैकेनिज्म प्रोसेस में क्या होता है, डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई का जो बैलेंस है वो डिसाइड करता है कि कमोडिटी का प्राइस क्या होगा। अगर किसी कमोडिटी की जो डिमांड है वो ज्यादा होगी उसकी सप्लाई से, तो अल्टीमेटली उसके कमोडिटी के प्राइस रेज होंगे, क्योंकि उसमें होर्डिंग हो जाएगी। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, लोगों को मिल नहीं पा रहा, होर्डिंग करेंगे, जो ज़्यादा प्राइस कोट करेगा उसको कमोडिटी मिल जाएगा, और अगेन इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगी। तो ये डिमांड सप्लाई का गैप जो है, अगर डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई से तो प्राइस रेज होगा, और रिवर्स में अगर डिमांड कम होगी सप्लाई से तो प्राइस डिक्रीज होगा। तो अल्टीमेटली कमोडिटी की प्राइजेस जो है कहीं ना कहीं डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से लिंक्ड है। और हम कमोडिटी की डिमांड किस बेसिस पे करते हैं? हमारी कमोडिटी की डिमांड होती है इस बेसिस पे कि हमारी जेब में कितना पैसा है। देखिए, आप खुद देखिए, आपके पास ज्यादा पैसा होगा तो आप ज्यादा कमोडिटीज की डिमांड करेंगे, आपके पास कम पैसा होगा तो आप कम कमोडिटीज की डिमांड करेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि ये कितना पैसा सर्कुलेशन में है, कितना पैसा लोगों के पास है, उसको कम या ज्यादा कर वो लोगों की परचेजिंग पावर को इंपैक्ट करती है, जिससे डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो इंपैक्ट होते हैं, और अल्टीमेटली आउटकम क्या निकलता है, इकोनॉमी के अंदर प्राइजेस जो है इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन सिचुएशंस को हम बैलेंस कर पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं। तो आरबीआई कहीं ना कहीं इन टूल्स का यूज करता है ताकि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी जो है डिमांड यानी परचेजिंग पावर को इंपैक्ट कर सके। तो इसी पॉलिसी को हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। अब आरबीआई कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करता है उसके बारे में जानते हैं। तो आरबीआई 2 तरह के टूल्स का इस्तेमाल करता है, एक को कहते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स या क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, और दूसरा है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स।
क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या करते हैं, सीधा सीधा ओवरऑल मनी सप्लाई को इंपैक्ट करते हैं कि पूरी इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या है उसको इंपैक्ट करते हैं, जैसे कि बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर एंड एसएलआर, ऑल दीज रेशियोज, और ये सारे के सारे जो रेशियोज हैं या टूल्स हैं ये यूज किए जाते हैं सेंट्रल बैंक द्वारा ताकि वो क्वांटिटेटिवली मनी सप्लाई को चेंज कर सके। और क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल्स क्या होते हैं, मेजर्स क्या होते हैं, ये वो मेजर्स हैं जो एक पर्टिकुलर सेक्टर को इंपैक्ट करते हैं, सेलेक्टेड सेक्टर को, और खासकर उस सेक्टर को पिक करते हैं जहां जिसकी वजह से इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी आ रही है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट और मॉरल सिचुएशन जैसे टूल्स हैं जो सेंट्रल बैंक यूज करता है। अब इन्हीं टूल्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, आपको अब इस अगर आपको समझ में आ गया है तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, तो इसको रिकैप करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसके अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल कर हमारे परचेजिंग पावर को इन्फ्लुएंस करके कमोडिटी की डिमांड को चेंज किया जाता है, करेक्ट। तो ऐसे में सेंट्रल बैंक क्या करता है, इन सभी पॉलिसी का यूज करके मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है और इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन में मनी सप्लाई को डिक्रीज करने की कोशिश करता है और डिफ्लेशन सिचुएशन में मनी सप्लाई को इंक्रीज करता है। क्यों, समझते हैं इसको। अगर मनी सप्लाई कम होगी इकोनॉमी के अंदर तो हमारी जेब में कम पैसा रहेगा, कम पैसा रहेगा तो हम कमोडिटी की डिमांड कम करेंगे और कम डिमांड करेंगे तो मार्केट में जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो कंट्रोल होंगे। और अगर हमारी जेब में ज्यादा पैसा होगा तो हम ज्यादा कमोडिटीज की डिमांड करेंगे, तो डिमांड ज्यादा करेंगे तो इकोनॉमी के अंदर प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगे, तो डिफरेंशियल सिचुएशन को क्लियर करेगा। हालांकि डिटेल में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाले चैप्टर के बाद, जिसके अंदर हमें थोड़ा बेसिक केन्जियन थ्योरी समझ में आएगा। अभी हम बहुत बेसिक सिंपल वर्जन में हमने इसको समझा है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअली क्या है और वो क्या काम परफॉर्म करती है। अभी इन सभी अलग अलग रेट्स को मैं एक एक पार्ट कर अलग अलग वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिनके लिंक्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस टॉपिक को पूरा अंडरस्टैंड करने के लिए उन वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।